ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके रगों में तो आज़ादी के दीवानों का खून दौड़ता था, लेकिन उसने अपने हाथों से खौफ का एक पूरा साम्राज्य लिख डाला। एक ऐसा माफिया जिसने सिस्टम को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और फिर आखिर में उसी सिस्टम के चक्रव्यूह में मारा गया। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या कह लीजिए विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ थे मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, महात्मा गांधी के कितने करीबी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। दूसरी तरफ उसके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, 1947 की जंग के हीरो जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। और फिर था मुख्तार, जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 80 और 90 के दशक में। उस वक्त ना उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका सरकारी ठेकों का एक अखाड़ा बन चुका था। रेलवे, कोयला, सड़क, मतलब इन सब पर जिसका कब्जा, उसके पास करोड़ों की कमाई और बेहिसाब ताकत। और बस इसी ताकत की जंग ने पूर्वांचल को एक खूनी रणभूमि में तब्दील कर दिया था। और इस जंग के मैदान में दो सबसे बड़े खिलाड़ी उतरे, मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह। दोनों एक ही इलाके के और दोनों की एम्बिशंस आसमान छू रही थीं। ये दुश्मनी एक गैंग वॉर से शुरू हुई और फिर सालों तक चलती रही, जिसमें अनगिनत जानें गईं। इस जंग का क्लाइमैक्स आया 2001 के गाजीपुर शूटआउट में। इस हमले के बाद बृजेश सिंह के मारे जाने की अफवाह फैल गई और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बेताज बादशाह, मतलब निर्विवाद डॉन बन गया। मुख्तार को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि असली पावर और कानून से असली सुरक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं मिलती, वो सियासत से मिलती है। मतलब अगर सिस्टम से बचना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुआ क्राइम और पॉलिटिक्स का वो खतरनाक खेल जिसने उसे दशकों तक अजेय बनाए रखा। मुख्तार ने बड़ी चालाकी से अपनी एक इमेज गढ़ी। ऊपर से देखने में वो गरीबों का मददगार था, लोगों का मुख्तार भाई। लेकिन जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, सतह के ठीक नीचे खौफ का एक पूरा साम्राज्य था, जो सरकारी ठेकों पर कब्जे, अवैध माइनिंग और जबरन वसूली की नींव पर खड़ा था। उसका मॉडल बहुत सीधा था और ये स्लाइड उसे एकदम क्लियरली समझाती है। स्टेप 1, क्राइम से करोड़ों कमाओ। स्टेप 2, उस पैसे और बाहुबल के दम पर चुनाव जीतो। स्टेप 3, विधायक बनकर जो पॉलिटिकल पावर मिले उसका इस्तेमाल पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए करो। और स्टेप 4, इस सुरक्षा कवच के नीचे अपने क्रिमिनल नेटवर्क को और फैलाओ ताकि और पैसा आए। ये एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और ये चक्र कितना सफल था? इसका जवाब है ये नंबर 5। वो लगातार 5 बार विधायक चुना गया। और तो और जेल में रहते हुए भी उसने एक तरह से पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया था। जेल उसके लिए कोई रुकावट थी ही नहीं, बल्कि वो तो उसका सबसे सेफ ऑफिस था। सोचिए जरा, भ्रष्ट कर्मचारी, स्मगलिंग से आए मोबाइल फोन और वकीलों की एक पूरी फौज। इसी के दम पर वो जेल के अंदर से ही हत्या के ऑर्डर देता, वसूली के रैकेट चलाता और गवाहों को डराता धमकाता था। जेल उसकी सल्तनत का किला बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसी गलती जो किरदार के पतन का कारण बन जाती है। मुख्तार की कहानी में वो मोड़ एक ऐसा क्राइम था जो इतना दुस्साहसी था कि उसने सीधे सीधे सत्ता को चैलेंज कर दिया और स्टेट को एक निर्णायक एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि वो कौन सी एक हत्या थी जिसने मुख्तार के साम्राज्य के अंत की नींव रख दी। 29 नवंबर 2005 की शाम थी। बीजेपी के विधायक कृष्णनंद राय, जो मुख्तार के पॉलिटिकल दबदबे को सीधी चुनौती दे रहे थे, उनके काफिले को घेरकर गोलियों से भून दिया गया। और ये हमला जेल में बंद मुख्तार के इशारे पर ही हुआ था। ये आंकड़े वाकई दहला देने वाले हैं। 400 से ज्यादा गोलियां, वो भी AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से, और 7 मौतें। एक सिटिंग MLA की इस तरह की बर्बर हत्या, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी पर, सिस्टम पर हमला था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मुख्तार का पतन तय हो गया। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की एक नई पॉलिसी अपनाई गई। अब निशाना सीधा मुख्तार अंसारी पर था। दशकों तक जिस सिस्टम को उसने अपनी ढाल बनाया था ना, अब वही सिस्टम उसके साम्राज्य को गिराने के लिए एक हथियार बन चुका था।
इस पलटवार को समझने के लिए जेलर एस के अवस्थी का केस सबसे अच्छा उदाहरण है। 2003 में मुख्तार ने उन पर जेल में पिस्तौल तान दी थी। सालों तक गवाह डरते रहे, केस कमजोर रहा, लेकिन 2022 में सिस्टम ने नई कानूनी रणनीति अपनाई और मुख्तार को उसके 34 साल के क्रिमिनल करियर में पहली बार सजा मिली और बस यहीं से सजाओं की झड़ी लग गई। यूपी में जब दबाव बढ़ने लगा तो मुख्तार ने कोर्ट चाल चली। एक मामूली से फिरौती के मामले में वो खुद को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट करवाने में कामयाब हो गया। वहां वो करीब 2 साल तक वीआईपी ट्रीटमेंट लेता रहा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर उसे वापस यूपी भेजने का ऑर्डर नहीं दिया। और एक बार जब वो यूपी वापस लाया गया तो राज्य ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कानूनी तौर पर फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए, प्रशासनिक तौर पर करप्ट अधिकारियों को सस्पेंड करके, ऑपरेशनल लेवल पर जेल में निगरानी बढ़ाकर और सबसे बढ़कर आर्थिक तौर पर उसकी करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उसका पूरा इकोसिस्टम ही ध्वस्त कर दिया गया। और अब हम आते हैं कहानी के अंत पर, जो हमें वापस वही ले जाता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। एक खानदान, 2 रास्ते और एक आखिरी पैराडॉक्स। 60 साल की उम्र पार कर चुका मुख्तार बांदा जेल की सख्त निगरानी में था। मार्च 2024 में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार ने धीमा जहर देने का आरोप लगाया, लेकिन 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा ही बताया गया। सबसे बड़ा विरोधाभास तो शायद उसकी मौत के बाद देखने को मिला। उसे गाजीपुर के उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां उसके वो पूर्वज दफन थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी थीं। जिस विरासत को उसने ठुकरा दिया था, आखिर में वो उसी की मिट्टी में जा मिला। तो उसकी कहानी का सार शायद यही है। उसे विरासत में एक महान इतिहास मिला था, लेकिन उसने खौफ का साम्राज्य चुना। 4 दशकों तक वो सिस्टम को अपनी जागीर समझकर उससे खेलता रहा और अंत में उसी सिस्टम का सबसे छोटा हिस्सा, एक जेल की कोठरी, ही उसकी पूरी दुनिया बन गई। तो मुख्तार अंसारी की कहानी से क्या सबक मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक अपराधी के बनने और मिटने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी एक प्रमाण है कि कानून के हाथ चाहे कितने भी लंबे हों और न्याय मिलने में चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन अंत में वो आता जरूर है।